उनके 2 सेक्शन बनते हैं, एक साइड गर्ल्स का एक साइड बॉयज़ का। तो गर्ल्स बहुत खुश होती है जब मैं गाता हूँ, और बॉयज़ का ये सीन रहता है, उनको तब मज़ा आता है जब डांस के गाने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तब वो पागल होते हैं, और जब वो पागल होते हैं तो पुलिस वालों को आना पड़ता है। स्टेज शो का कुछ वियर्ड स्टोरी बताओ कि आप लाइव परफॉर्म कर रहे हो और कुछ वियर्ड हो गया हो या कुछ मैसअप हो गया हो इन द नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। अगर आप 2 लैंग्वेज 3 लैंग्वेज में गाना सुना दो। ठीक है। अलगूज वाजना भाता भलताच झालंय आज, अलगद आली मनात। India's most candid podcast, guys, the Chill Hour Pod. कैसे हो फैज? What's happening? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। हेयर स्टाइल चेंज कर दिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। क्या कोई हुआ खास कि कारण? हाँ, वो थोड़ा भी नया लुक भी ट्राई करना था और थोड़ा मैच्योर भी दिखना था। मैच्योर तो अभी भी दिख रहे हो। आपके मैंने इंटरव्यूज देखे कुछ, अच्छा। लास्ट जितने भी 4-5 इंटरव्यूज जितने भी आए हैं मैंने देखा था, वो उसमें आपको सब ये बोल रहे कि वो बच्चा वाला लुक आ रहा है, उसको चेंज करना है, तो वो आप वो चेंज करना चाह रहे हो? हाँ, एक्चुअली वो पर्सपेक्टिव चेंज करना चाह रहा हूँ कि जो ट्रीटमेंट मिलता है हर जगह बच्चा बच्चा समझ के, आर्टिस्ट की तरह ना मिल के और एज के हिसाब से जब ट्रीटमेंट मिलता है वो चेंज करना था। क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है? मतलब ऐसे कि कई लोग, मतलब अगर मुझे कहीं पर बुलाने का सोच रहे हैं, जैसे मेरे होम टाउन में अगर मेरा कोई शो होता है तो वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि मैं इतना पेमेंट लेता हूँ। अच्छा, वो ये सोचते हैं कि ये बच्चा ये तो आ जाएगा, सो दे ट्रीट मी अकॉर्डिंग टू माई एज, और उनको जबकि मेरे आर्ट के हिसाब से मुझे ट्रीट करना चाहिए था। तो वो गलत है कि इफ पीपल आर ट्रीटिंग यू लाइक योर एज, इज दैट रॉन्ग? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे काम को लेकर मुझे काम जैसा ट्रीटमेंट चाहिए, और मेरी एज को लेकर मुझे जो पर्सनल ट्रीटमेंट, जो मुझे पर्सनली लोग जानते हैं, वो अगर मुझे वैसा ट्रीट करें तो बेटर है। सही है। कहाँ से हो आप? जोधपुर से हो? जी। जोधपुर के बारे में कुछ बताओ। जोधपुर में मिर्ची वड़ा बहुत फेमस है, और प्याज की कचौरी बहुत फेमस है। नमकीन प्याज की कचौड़ी जोधपुर की फेमस है कि जयपुर की फेमस है, ये बताओ। नहीं, जोधपुर की फेमस है। कहाँ से? हर जगह से। जोधपुर एक में स्पेसिफिक जगह होगा ना, जैसे जयपुर, आप आई एम श्योर आप जयपुर गए होंगे। डेफिनेटली जयपुर की कौन सी पसंद है प्याज कचौड़ी? मैंने खाई थी, पर जोधपुर जैसा मज़ा नहीं आया। जोधपुर ज़्यादा मज़ा नहीं आया। जोधपुर में कौन सी फेमस है? मैं जैसे कि जनता वालों का भी बहुत अच्छा है, फिर सूर्य नमकीन बहुत अच्छा है, और बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं और बहुत सारी फ्रेंचाइजी है जो बहुत मज़ेदार बनाती है, और मैं तो बचपन से वही चीज़ें खाता आया हूँ, तो फेवरेट चीज़ें हैं वो। तो उनमें बड़ा मैं टेस्ट को लेके बहुत वो हूँ। क्या हो? टेस्ट को लेके बड़ा मैं सीरियस हूँ उनके कि कौन सा वाला अच्छा है कौन सा नहीं है। और ऑल ओवर राजस्थान वैसे तो नमकीन अच्छा मिलता है, बट जोधपुर में बेस्ट है। और बताओ और कुछ जोधपुर के बारे में, क्योंकि मैं भी राजस्थान का ही हूँ, सो मैं थोड़ा जानता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो आप बताओ क्या जानना है आपको जोधपुर में। आप बताओ जोधपुर के बारे में कुछ भी जो आपको दिल करे। कैसा शहर है, कैसे लोग हैं, कैसा खान पान है, कैसा रवैया है लोगों का? एकदम ओपन माइंडेड सारे के सारे, और मस्तीखोर लोग हैं सारे उधर। मस्तीखोर लोग हैं? हाँ, और सबको मतलब ऐसा है कि हम हैं सबसे ऊपर, अच्छा। टॉर में रहते हैं सारे। ठीक है। और कुछ? और तो बस ब्यूटीफुल जगह है बहुत, और ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे? मुंबई में तो बहुत ज़्यादा है। बॉम्बे कब आए? ये अभी आप जोधपुर रहते हो, बॉम्बे रहते हो, कहाँ रहते नहीं, अभी मैं मुंबई रहता हूँ। अच्छा। और फैमिली जो है वो जोधपुर रहती है। हो? कब शिफ्ट हुए? मुझे अभी 4-5 महीने हो गए। कैसा लग रहा है बॉम्बे? तो मुंबई तो मैं अभी 4-5 महीने शिफ्ट हुआ हूँ पहले, और उससे पहले जो शोज़ किए थे उनमें मैं मुंबई था। तो नया नहीं है मुंबई, बट अभी अलग लग रहा है क्योंकि अब मैं इधर ही रहने लग गया हूँ। पहले ही लगता था मुंबई आऊँगा रोज़ सबसे मिलने जाऊँगा, ऐसे रोज़ कुछ ना कुछ रहेगा। अब मुंबई आ गए तो पता चल रहा है नहीं अभी अब तो किससे मिल रहे हो? किसी से नहीं, घर पे बैठा हूँ। क्योंकि मैं भी बॉम्बे का नहीं हूँ भाई, मैं भी बाहर से आया हूँ। सो कहीं ना कहीं ये दिमाग में था कि नहीं यार, जब बॉम्बे जाएंगे तब इससे मिल लेंगे, उससे मिल लेंगे, इसको मैसेज कर देंगे कि आके मिल ले। हर रात को 2 बजे मरीन ड्राइव में बैठे रहेंगे, हाँ, जबकि होता नहीं होता कुछ है नहीं। तो क्या है माहौल बॉम्बे का काम को लेके? कैसे लोग हैं? क्या डिफरेंट है जयपुर जोधपुर से? क्या डिफरेंट है? जोधपुर में बहुत पीसफुल लाइफ है, आराम से सब चलता है, और टाइम के हिसाब से, टाइम से पीछे भी चलता है, और सुकून से रहते हैं सब। मुंबई में हर चीज़ जल्दी होती है, टाइम से होती है,
काम बहुत ज़्यादा है इधर, भागा दौड़ भी है, और ये इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है, मुंबई मुझे ज़्यादा पसंद है जोधपुर से ज़्यादा। अच्छा। मुझे वो नहीं कहते आई डोंट वांट पीस, आई वांट प्रॉब्लम्स। तो वैसा वाला है मेरा सीन। मैं बस काम मिलता रहे और कहीं ना कहीं जाता रहूँ, कुछ ना कुछ बनता रहे, लोगों से ज़्यादा मिलता रहूँ, तो मुझे वैसे अच्छा लगता है। और जोधपुर में मैं ऐसा कुछ कर नहीं पाता हूँ, बस अपने कमरे में पड़ा रहता हूँ, खाना खा लेता हूँ, सो जाता हूँ। और इधर आके सब चेंज हो जाता है, इधर आके काम होता है इतना अच्छे से, और सब लोग मिलते हैं। अभी इधर दोस्त भी बन चुके हैं बहुत सारे, तो यहाँ पर इंडस्ट्री से लोग हैं दोस्त है जो या फिर ज़्यादा नॉन इंडस्ट्री के दोस्त है? नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैं अभी बाहर तो निकलता नहीं हूँ अपने बिल्डिंग से ज़्यादा वगैरह। क्यों? क्योंकि जस्ट मैं फ्लैट से स्टूडियो जाता हूँ, स्टूडियो से फ्लैट आता हूँ। मतलब गोरेगांव से वर्सोवा, वर्सोवा से गोरेगांव, तो मैं बाहर वगैरह जाता नहीं हूँ। हाँ, तो कुछ रहता है प्रीमियर वगैरह कुछ, तो वो सब आते हैं, मेरे जो दोस्त बने वो सब इंडस्ट्री के ही हैं, तो उनसे भी अच्छी बनने लगी है अभी। तो इस वजह से यहाँ भी मन लग जाता है कि कभी अगर बोर हो रहा हूँ तो उनको बुला लेते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री के दोस्तों के बारे में कुछ बताओ। पहले तो माइंडसेट बड़े मैच करते हैं कि वो भी इसी फील्ड में है, मैं भी इसी फील्ड में हूँ, तो हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं। मैं उनसे उनके बारे में पूछता हूँ कि भाई एक्टिंग में ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो ये क्या होता है, और वो मुझसे पूछता है कि सिंगिंग में क्या होता है, कैसे प्रोसीजर होता है। तो चीज़ें जानने को मिलती है और सीखने को मिलती है चीज़ें। इंटरेस्टिंग। आपने अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात की जहाँ पे आपने बोला कि सिंगर अगर वो पूछ रहे हैं आपसे कि सिंगिंग में अगर घुसने का प्रोसीजर क्या है, हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत यंग ऑडियंस है, अराउंड 18 to 24-25 की ऑडियंस, बहुत मैक्सिमम लेवल पे ऑडियंस है, और वो स्कूल में है, कॉलेज में है, सीखना चाह रहे हैं, वो लोग सिंगिंग में घुसना चाह रहे हैं, एक्टिंग में घुसना चाह रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक 17-18 साल का बंदा या बंदी जो भी है, वो उसकी आवाज़ ठीक ठाक है या अच्छी है, वो घुसना चाह रहा है या घुसना चाह रही है इंडस्ट्री में, व्हाट इज़ द प्रोसीजर लाइक? सबसे पहले आवाज़ ठीक या अच्छी का तो वो है ही नहीं कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो हम पे नहीं डिपेंड करता कि हमें कैसा लग रहा है उनकी वोकल। ऐसे कुछ बहुत ही अलग सी वोकल होती है जो लोगों को शायद समझ ना आए, लेकिन अगर वो गानों में आ जाए तो बहुत अच्छी लगे। तो वोकल जज करने वाले तो हम हो नहीं सकते, बट हाँ, अगर आपको बिल्कुल हल्का सा भी शौक है तो आपको ट्राई करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप उस टाइम में जब पॉडकास्ट होती है, इंटरव्यूज़ होते हैं, और जिस भी फील्ड में जाना है उनके सभी धुरंधर के पॉडकास्ट, इंटरव्यू, और उनकी बातें सुनिए, उनका काम सुनिए। जिस भी काम में जाना है उसके ऊपर पूरा डेडिकेशन दीजिए। आपको फिल्म्स में जाना है तो देखिए अच्छी फिल्म्स जिनमें बहुत कमाल की एक्टिंग करी गई है और स्टोरी है बहुत अच्छी, तो ऐसी फिल्म देखिए। अगर आपको सिंगर बनना है तो गाने सुनिए बहुत अच्छे, और सिंगर्स के इंटरव्यूज़ देखिए, उनका माइंडसेट जानिए। यही चीज़ है कि सबसे मेन तो यही है। फिर आपको अगर लगता है कि आपको सीखना चाहिए तो आप कोई भी गुरु ढूंढिए, गुरु बहुत ज़रूरी होते हैं। और लेकिन हाँ, वैसा भी नहीं कि आपका अगर कोई गुरु नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। और चलिए, मैंने इंटरव्यूज़ देख लिए, पॉडकास्ट देख लिए, गुरु ढूंढ लिया, थोड़ा सा सीखना भी शुरू कर दिया थोड़ा बहुत। एट व्हाट पॉइंट डू यू थिंक सबसे पहले तो रियलिटी शो करना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, मतलब, या फिर व्हाट्स योर टेक? ये आपका चॉइस है पर्सनल। अगर आपको लगता है कि आपको इंडिपेंडेंट म्यूज़िक करना है, जैसे हिप हॉप करना है, या कोई भी इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जैसे अनूप जैन हो गए, प्रतीक कुहाड़ हो गए, ऐसा म्यूज़िक करना है तो आप कर सकते हो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ लोगों का ये होता है कि मैं, जैसे मेरा है, तो मैं रियलिटी शो में ऑडियंस गेन करने आया था कि मुझे ऑडियंस मिले खुद की, उसके बाद मैं अपने गाने निकालूँ। अच्छा। तो दो पर्सपेक्टिव है, एक आप खुद से ट्राई कर सकते हो अपनी ऑडियंस बिल्ड करने का, और एक आप टीवी की ऑडियंस लेने आ सकते हो ताकि वो आपके गानों को ग्रो करने में हेल्प करे। तो टोटली डिपेंड करता है। गॉट इट। इंस्टाग्राम कितना स्क्रॉल करते हो? बहुत, कितना? मतलब वॉच टाइम दिखाओ अपने। यार बहुत ज़्यादा हो। देखो एक बार, लेट मी सी। एक बार कैमरा को दिखा देना। कहाँ से देखते हैं? प्रोफेशनल डैशबोर्ड। आगे बढ़ो। अब यहाँ कहाँ दिखेगा? यार आप जेनजी हो ना, हाँ, तो आपको तो पता होना चाहिए सब। मैं नहीं, तो बुढ़ा हो गया हूँ भाई, मैं बस मेरे को तो scroll आइडिया ही करता नहीं हूँ, है। मैं स्क्रॉल करता हूँ। सेटिंग्स में होगा। हाँ, देखता हूँ।
देखते हैं भाई, चलो वॉच टाइम देखते हैं अभी एक बार। कहाँ दिखेगा? किसी को अगर पता है तो बता दो यार। कहाँ दिखेगा यार? ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया है। हाँ शायद। सब कैमरा घुमा टाइम के एक बार स्पेंड, या दिखाया या जाए। आई गॉट इट। सब यहाँ बैठ के अपने 5 वॉच hours टाइम 21 देख। minutes। इधर दिखाओ भाई, 5 घंटे, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे। ये पता है पूरे दिन का और मतलब रात का मैं मिला दिखता के, हूँ भाई जैसे मेरा, जैसे मुझे बताओ भाई कहाँ दिखता है योर एक्टिविटी 390 ये, फिर योर एक्टिविटी नीचे जाइए, टाइम स्पेंड 56 मिनट, 56 मिनट। देख लो भैया, क्रिएटर का टाइम स्पैन 56 मिनट, बहुत ही सुंदर। 5.5 घंटे क्या देख रहे हो इंस्टाग्राम पे? रील स्क्रॉल करता रहता हूँ, फिर खुद की पोस्ट करनी होती है तो वो करता हूँ, उसके बाद उसको चेक करता हूँ, उस पर लाइक्स कमेंट्स वगैरह मैं उन पे, मतलब अगर मैंने अभी पोस्ट किया तो अभी 2 घंटे तक मुझे उसका वो रहेगा, अभी इस पर क्या नया रिस्पॉन्स है क्या नहीं है, तो 2 घंटे 2 घंटे हाँ उसी के ऐड कर लो 2 घंटे तक। ठीक है। और उसके बाद रील्स स्क्रॉल करता हूँ, फिर किस टाइप के रील्स पसंद है? मतलब आजकल मीम्स चल रहे हैं ना बड़े ऐसे, एल्विश भाई। थोड़ा जोर से बोल दे यार। यार मैं भी वैसा लगने लग जाऊंगा। नहीं वो हो गया, उसके अलावा मोए 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 चल रहा है अभी तो। मोए मोए आ रहा है बहुत, और वो एक वो है रील, अरशद रील्स करके कुछ है, वो दुआ आती है एक छोटी सी, रेड रेड बालों वाली लड़की है छोटी सी, अच्छा, और वो बड़ी तेज है। मेरे तो 56 मिनट है भाई, मैंने तो देखा ही नहीं है कुछ। तो ये बड़ा आजकल मेरे आ रहा है स्क्रॉल में, लोग देख रहे होंगे पक्का। हाँ, तो वो बहुत आ रहा है मेरे अभी, अच्छा। और वो खट्टी टॉफी वाला भी बहुत आ रहा है। खट्टी टॉफी ये क्या है, बताओ थोड़ा। अरे एक बच्चा है, वो स्कूल में होता है, और उसकी सिस्टर उसकी शिकायत कर देती है कि ये मेरे घर पे अपनी मम्मी की बात नहीं मानता है, वो नहीं करता है। हाँ, तो उस बच्चे से पूछा कुछ और जाता है, वो जवाब कुछ और ही देता है। अच्छा तो उससे पूछते कि आप अपनी मम्मी की बात क्यों नहीं मानते थे, कहता मैडम मैंने खट्टी टॉफी खाई है। अच्छा, यही है, यही चल रहा है। हाँ। भाई हम फालतू मेहनत कर रहे हैं क्या यहाँ काम करके? इंटरेस्टिंग भाई। देखो यार, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक सेगमेंट, ऐसे तो हमारा कोई सेगमेंट है नहीं, बट बिकॉज वी थॉट दैट यू आर अ जेनजी, तो थोड़ा सा जेनजी टर्म्स वी हैव एंड वी वांट यू टू, उधर मत देखो, वो तो मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है। तो अगर इफ़ आई हैव सर्टेन शॉर्ट फॉर्म्स, आपको गैस करना है कि उसके फुल फॉर्म्स क्या है। ट्राई करते हैं। ठीक है, आईजी का बताओ क्या है? आईजी? हाँ, इंस्टाग्राम? ये मेरे को भी लगता था। नहीं है? नहीं, आईजी तो चलो, इंस्टाग्राम एक तो है ही आईजी, आई गेस। आई गेस। हाँ हो सकता है। ISTG, इसका इंस्टाग्राम मेरी बहन ने मेरे को बताया था ISTG, ISTG। तो मैंने तो इस तक बोल दिया था। इस तो उसने मेरे को बहुत जोर से गाली दी, कह रहा ये तुम बहुत ही बड़े गवार इंसान हो। तो इस तक का क्या हो सकता है ISTG? पहली बार सुना है मैंने। क्या बात कर रहे हो? सच्ची? आई स्वेयर टू गॉड। आई स्वेयर टू गॉड। ओके यार, शॉर्ट फॉर्म की क्या जरूरत है? भाई आप जेंजी नहीं हो भाई, आप मन बस एज से जेंजी हो, मन से आप मिलेनियल ही हो। मुझे वो बड़ा लगता है जब कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता है ना, मुझे लगता है या तो इसमें एटीट्यूड बहुत है, या इसके पास टाइम नहीं है, ये मुझे दिखा रहा है ऐसे कि शॉर्ट फॉर्म यूज़ करके कि मैं बड़ा बिजी हूँ। क्या है ये वो? अच्छा बताओ, FR क्या होता है? फॉर रियल। ये मीम में आता है, ये तो पता है। अच्छा, मीम से पता है। हाँ। ठीक है। और स्टैन, ये बताओ स्टैन क्या होता है? ये मैं रैपर की बात नहीं कर रहा, मैं स्टैन, ये मैंने भी आज गूगल किया है, बहुत ही भारी शब्द है भाई। नहीं पता यार, बिल्कुल नहीं पता कुछ। इसका मतलब है, ST का मतलब है स्टॉकर, एन का मतलब है फैन, तो अच्छा। स्टॉकर प्लस फैन बन गया स्टैन। यार ये सब आप यूज करो अब अपने व्हाट्सएप चैट्स में। स्टैन स्टैन। चूगी, कहाँ से ला दिया? ये मेरा पहला गूगल सर्च है। चुगी? चूगी, चुगली करने को कहते हैं? मेरा भी यही थॉट था, लेकिन इसका मतलब है नॉट एट ऑल ट्रेंडी। अच्छा। मतलब ही इज वेरी चूगी यार, मतलब बहुत ही ऐसे ओल्ड फैशन या। मैं चुगी हूँ। हाथ मिलाओ भाई, हम दोनों चूगी है भाई। TFW। TFW? गैस मारो, एक बहुत ही वाइल्ड गैस मारो, क्या हो सकता है? नहीं यार, हाँ? नहीं पता, कोई नहीं रहा। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप उससे गैस करना, ठीक है?
TFW, the boss gives you a raise, a salary hike or whatever. TFW, the boss gives you a salary hike. नहीं आ रहा समझ में। TFW मतलब that feeling when. अच्छा अच्छा अच्छा। So that feeling when the boss gives you a raise or whatever. ठीक है भाई, हम दोनों ही नहीं हैं। जेनजी तो चलेगा। लास्ट वाला आई थिंक इट्स रेलेवेंट फॉर यू, बॉप, BOP। BOP हाँ, ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये मतलब बस एक वर्ड है जिसका मीनिंग है कुछ तो। इसका कुछ तो मीनिंग है। वो सॉन्ग से रिलेटेड है, चलो। सॉन्ग से रिलेटेड हाँ, है। सॉन्ग या एल्बम से रिलेटेड है, Bop। बस वही शॉर्ट फॉर्म नहीं है, तो आप वो उस हिसाब से गेस मत करना। एग्जाम्पल दो ना इसका भी कोई। एग्जाम्पल, कभी शाम ढले इस बॉप। मतलब बहुत अच्छा है ऐसा कुछ। हाँ, एग्जैक्टली वही है कि इट इज एक्सेप्शनली गुड। हाँ, लिट। लिट जैसे लिट 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 फैम, वही फैम जिसको बोलते हैं ना। वंडरफुल भाई, तो आई थिंक यही है। जेनजी तो हमने सब बोर हो गए होंगे इस नहीं नहीं, बोर कुछ नहीं, हम तो बहुत ऐसे फन डालेंगे ना बीच में। हाँ, क्योंकि मुझे देख रहे होगे इसको तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं, क्या हमें भी नहीं पता इसमें क्या दिक्कत और होगी। काफी लोग तो रिलेट करेंगे। जेनजी तो बहुत गिने चुने लोग हैं अभी इस चीज में। 5.5 अर्बन ऑडियंस यहाँ की मतलब ऐसी है बस। कैसी? अर्बन ऑडियंस को ये पता है बस। जोधपुर वालों को शायद नहीं पता। मैं बीकानेर से आता हूँ, बीकानेर वालों को भी नहीं पता आई थिंक। ये बॉप और कह रहे बॉप क्या हुआ है, ये सब ये तो चलेगा उधर। बॉप हो गया, फिर वो क्या था, ISTG। इस तक मैं तो इस तक बोल दिया था एक बार। मेरे को इतनी गाली पड़ी थी ना इंस्टाग्राम से, मैंने कहा भाई मेरे को तो लगा इंस्टाग्राम है। बट भाई थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेगवे लेते हैं। मेरे को ये बताओ कि जैसे हम बात कर रहे थे सिंगिंग को लेके, कि आप अगर आपको सिंगर बनना है और ट्रेंड अगर आप हो तो आप शोज़ करेंगे, और आपका अगर मन है शोज़ करने तो आप शोज़ के लिए ऑडिशन दे सकते हो। थोड़ा सा BTS पे चलते हैं, बिहाइंड द सीन्स बताओ शोज़ के ऑडिशंस के बारे में, कैसा रहता है शोज़ का। अपनी शो का ही बता दो। सुपरस्टार सिंगर 2 के पहले का बताना, जिसमें आप जो सबसे पहला शो था मेरा। सबसे पहला शो बता दो। तो मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2017 में। मैंने कितने साल के थे? याद नहीं, मैं उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि अभी मैं अभी 16 का हूँ। हाँ, तो 2017 में मैं कितना बहुत ही डिफिकल्ट मैथ से कर लो भाई। कितना का होगा? 9-10 का होगा। 9-10 साल, ठीक है। तो उस एज में मेरा पहला ऑडिशन था। मेरे नाना जी से मैंने सीखा है, उस्ताद शेखुल खान साहब। तो उनके शागिर्द के पास कॉल आया था, जो पहले भी ऑडिशंस वगैरह होते थे। तो जोधपुर में ऑडिशन होने वाले थे फॉर द फर्स्ट टाइम। तो नाना जी को कॉल आया, उन्होंने मेरा नाम दिया कि इसको एक बार ट्राई करवाते हैं। मैं तो ऐसे ही गाता था मजाक में, मेरे को थोड़ी पता था ऐसे गाना। अच्छा, तो उनको अच्छा लगता था बस, तो उन्होंने बोला इसको ट्राई करा दो। मजाक में क्या गाते थे उस समय? मतलब 2 लाइन गा के सुना मतलब पहला मेरा गाना था जो मैं सबसे ज़्यादा गाता था, वो था अभी मुझ में कहीं। 2 लाइन सुना दो। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। अरे बहुत खूब भाई। तो ये मेरा पहला गाना था जिसको मैं बहुत सुनता था, गाता था, और सबको यही सुनाता था बस जा जाके। पैसे मांगता था 10 रुपये दो अब। अच्छा। कहाँ पे था ये? जोधपुर में ही? जोधपुर में, ठीक है। और फिर नाना जी ऐसे, मुझे नहीं पता था सीरियसली। अच्छा। और फिर उन्होंने ऑडिशन के लिए ट्राई करवाया। मैं गया, पहले ऑडिशन में क्लियर हो गया, सब ऑडिशन में क्लियर हो गया, मुंबई भी आ गया, टॉप 30 में भी सिलेक्ट हो गया। कौन सा शो है ये? सारेगामापा लिटिल चैम्प्स 2017। अच्छा। तो उसमें मैं टॉप 30 में भी आ गया।
ठीक है। जस्ट जो टॉप 15 तो होने ये वाले मजाक मजाक में टॉप 30 हो गया। अच्छा ठीक है। और फिर जब टॉप 15 होने वाले थे उससे पहले मैंने खराब गा दिया मैं निकल गया। अच्छा फिर मैंने बहुत सारे शोज़ ट्राई करे, क्योंकि एक बार जब जाते हैं तो जैसे प्रोसीजर का आप सब पूछ रहे तो वैसे कि एक बार आप टीवी पर देखेंगे तो आपको सब सिटीज़ वगैरह दिखाते हैं कि यहाँ ऑडिशन है, इस जगह पे आपको पहुँचना है, उधर ऑडिशन देना है, आप आगे तक जाएंगे। टॉप 60 टॉप 30 के बाद आपको अगर कोई भी शो आने वाला होता है किसी भी चैनल पे तो आपको कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं अच्छा कि हम ये शो कर रहे हैं, आप आइए प्लीज़ ऑडिशन दीजिए। तो मेरे साथ ऐसा होता था। उसके बाद मैंने बहुत शोज़ करे, बहुत सब में एलिमिनेट होता रहा। फिर 2018 में मैंने एक शो किया लव मी इंडिया किड्स एंड टीवी पर, तो उसका मैं फर्स्ट रनर अप बन गया। बहुत नया शो था, पहली बार कुछ ऐसा हो रहा था, लाइव था वो, जब हम गाते थे तभी टेलीकास्ट होता था। अच्छा हाँ, और सब कुछ लाइव होता था, मतलब होस्टिंग लाइव होता था, कमेंट लाइव होता था, कुछ भी पहले शूट नहीं होता था। हमें पूरे दिन बैठा के रखते, टेक्निकल कराया, देन लाइव जाते थे। और टाइम का बहुत वो करना पड़ता है उसमें, लाइव होता है ना। हाँ तो कैसे होता है ये लाइव? इमीडिएटली अगर मान लो जैसे आप परफॉर्म कर रहे हो वैसे ही टेलीकास्ट हो रहा है? मतलब आपको पहले आपकी जो भी परफॉर्मेंसेज है, या पहले तो होस्ट आते हैं, होस्ट आके अपना अपना बोलते हैं। उसके बाद जब आपकी परफॉर्मेंस आने वाली होती है तो हम क्योंकि लाइव थे और लाइव वोटिंग होती थी, लाइव वोटिंग, और जो स्टेज होता है वो 30 फीट नीचे था। और जब वोटिंग का एक टारगेट होता है वो ऊपर हो जाता है तो वो स्टेज ऐसे ऊपर आने लग जाता है। अच्छा हार्ट शेप में वो स्टेज था। तो क्या हुआ था कि 2 मिनट का हमें टाइम देते थे ताकि लोग चेक इन कर पाए वोट करने के लिए। तो उस 2 मिनट के अंदर हम प्रिपेयर होते थे, और वो हमारा वीडियो बाइट चलता था एक, कि पूरे हफ्ते में हमने क्या क्या सोच के इस थीम के हिसाब से रेडी किया है। और वो करने के बाद में जब हम गाने लग जाते थे तो गाना भी लाइव होता था। अगर बेसुरा गाया तो बेसुरा सुनाई देगा, ख़राब गाया तो ख़राब सुनाई देगा। और वो तो अभी भी शो तो है Z5 पर, तो आप देख सकते हो। अच्छा। पूरा लाइव हुआ था, इंटरेस्टिंग। और इवन फिनाले भी हमने लाइव ही किया था। अच्छा और विनिंग अनाउंसमेंट भी लाइव होता है, परफॉर्मेंसेस भी लाइव होती है। इवन मैंने तो लाइव था वो, और मैंने उसमें होस्टिंग भी किया। उस शो में कार्तिक संग होस्टिंग भी कर लिया? हाँ, चैंग भैया थे, और चैंग भैया को हम कुछ ना कुछ प्रैंक करके भिजवा देते थे कहीं पर, और मैं करने लग जाता था होस्टिंग। प्रैंक पे आएंगे वापस, पहले स्टोरी कंप्लीट कर लेते। तो उसमें मैं रनर अप बना। फिर अगले साल, क्योंकि जो सारेगामा था मैं उसमें टॉप 30 के आगे नहीं जा पाया था, तो मुझे वो था उसका कि मैं पहला शो है, इसमें मुझे कुछ तो करना है। तो 2019 में मैंने वापस ये किया। सुपरस्टार सिंगर का सीज़न 1 था तब, और मुझे उसका भी कॉल आया था अच्छा सीज़न 1 का कि आप इसमें आ जाइए। तब मैंने कहा नहीं यार, मैं तो सारेगामा में मैंने बोल दिया कि मैं उसमें जाऊँगा। उसमें गया, उसमें भी मैं रनर अप बन गया। अच्छा और फिर ये कौन सा, ये सुपरस्टार सिंगर है कि सारेगामा? सारेगामा पर चैंप, ठीक है 2019। फिर? तो उसमें भी मैं रनर अप बना, और उससे भी मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। और अब 2 शो हो गए थे तो मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया था, स्टेज पे मैं डरता नहीं था, और गानों का ही पता चल गया था कि कैसे गाने हैं, और बेटर होता रहा, खुद से सीखता रहा। फिर जब मैं विनर नहीं हुआ तब मुझे बुरा लगा थोड़ा कि इस शो में भी विनर नहीं हुआ, पहले वाले में भी नहीं हुआ, उससे पहले इतनों में निकल गया। हाँ तो बुरा लगा, और मैंने जस्ट 2 साल मैंने बंद किया। मैं घर पे रहा, रियाज़ किया, और वोकल चेंज होने लग गया तो डीमोटिवेशन होता है कि प्यूबर्टी जब हिट करती है हाँ। तो पता नहीं चलता कि अच्छी हो रही है, आवाज़ बुरी हो रही है। काफ़ी लोग कहते अभी थे तो यार मुंह छाने शुरू नहीं हुए हैं, अभी तो मुंह जाएंगे तब और चेंज होगा थोड़ा और। अरे थोड़ा घूम के दिखाना एक बार ठीक है सब फिर? आता है, फिर अभी हटाना पड़ता है 2-3 दिन से। अच्छा तो वही चीज़ है कि उसके बाद में जब नहीं हुआ विनर तो मैं घर पे रहा, प्यूबर्टी हिट किया, थोड़ा वोकल को सब कहने लगे यार क्या हो गया तुझे, गाना नहीं अच्छा गा रहा तू, वो नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा थी, तो वोकल सही से फट जाती है गाते गाते। फिर थोड़ा डीमोटिवेशन हुआ। फिर 6-7 महीने रुका, मुझे शो का वो आया कॉल, मैंने कहा अब मैं नहीं झेल सकता, मैं ये सब डीमोटिवेशन, ट्राई करूँगा कुछ भी हो। मैंने ऑडिशन वीडियो दिया, सुपरस्टार सिंगर का मैं फर्स्ट कंटेस्टेंट था, फर्स्ट कंटेस्टेंट सीज़न 2 का। यानी जब प्लान चल रहा था कि सीज़न 2 बनाएंगे, उससे पहले मैंने ऑडिशन वीडियो भेज दिया था। अच्छा। कि अब इतने शोज़ हो गए तो होता है ना कॉन्टैक्ट में कुछ। तो मैंने बोला कि उन्होंने जस्ट ये डाला था कि हम बहुत सून इस पर काम करेंगे, इसके ऑडिशन शुरू करेंगे। मैंने उनको मैसेज कर दिया कि ठीक है मैं आऊँगा इसमें, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, आप ऑडिशन ले लो उसका। तो मैंने वीडियो भेजे, और ये सरप्राइजिंगली कितनी बड़ी बात है कि वो शो ही फर्स्ट कंटेस्टेंट ही मैं हूँ उसका, उसकी प्लानिंग से भी पहले।
और लास्ट कंटेस्टेंट भी आप ही हो। और देखो किस्मत कैसी होती है। फिर मैंने वो ट्राई किया, वोकल थोड़ी थोड़ी बेटर होने लग गई जैसे जैसे मैंने वापस से रियाज़ करना शुरू किया, और सबको अच्छी लगने लगी वोकल। उन्होंने भी काफ़ी मेरे को तैयार करवाया शो के अंदर भी। और फिर जब मेन ऑडिशन की बारी आई, मतलब 7-8 महीने ऑडिशन चले हैं सुपरस्टार सिंगर के। 7-8 महीने? यस, इतने सारे लोगों को बुलाया था। फिर एंड में भी 200 लोग बच गए थे। उन 200 में से कभी कभी सरप्राइजिंगली ऑडिशन कर लेते कि आज सरप्राइज वाला है, आज हमें 100 लोग निकालने। अच्छा, तो उसमें डर नहीं लगता कि अगर भाई 200 में अगर मान लो सरप्राइज ऑडिशन हो गया और 200 में 100 निकालने हैं, तो कहीं अगर एक ना अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार इतनी जल्दी तो नहीं निकलूंगा। अच्छा, इतनी जल्दी तो नहीं निकलूंगा, इतना भी बुरा नहीं गाता हूँ। और वो मेरी बात नहीं, मतलब सबको ही आ जाता है, जिनको जो होते हैं ना उनको आ जाता है, पर वो बोलते नहीं है। अंदर पता रहता है कि हाँ मैं नहीं जा रहा कहीं पर भी। और क्योंकि वो 200 में से स्टैंड आउट करने के लिए आपके पास क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो पता रहता है। अब वो 200 में से जब स्टैंड आउट करना होता है, वो अचानक से होता है। पहले तो कि हमें रात को सो रहे हैं, सुबह मैसेज आ रहा है कि अभी थोड़ी देर में ऑडिशन शुरू है। सबकी लाइन से, और हम सब लाइन में लगे रहते हैं, 200 लोग एक ही फ्लोर पे होटल के अंदर। वो कैंटीन के बाहर, और कैंटीन में ऑडिशन चल रहे हैं। और जैसे जैसे नंबर आता है फिर धक धक होता है। मतलब उससे पहले तो पता रहता है कि हाँ हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। जब अंदर जाने रहता है तब डर लगता है। और फिर जब अंदर जाते हैं तब सब लोगों को देखते हैं, डायरेक्टर बैठे होते हैं, प्रोड्यूसर बैठे होते हैं, तो उनको देख के भी डर लगता है कि अब इनसे क्या बात करें क्या नहीं करें। फिर वो जब वो कंफर्टेबल कर देते हैं, लेकिन और फिर गाना शुरू करवा देते हैं। मैंने तो ऑडिशन में कभी कभी ख़राब भी गाया। कब गाया खराब? मैंने ये फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं 2 साल तक मैंने शो नहीं किया ना, तो मैं वो स्पीकर पे कैसे साउंड करता है वो सब मैं सब भूल गया था, और मैं बेसुरा सा होने लग गया था जब स्पीकर पे। यार एक बात बताओ, जब एक तो ब्रेक पे आएंगे, बट जब आप लाइव रियलिटी शो पे जब आप गा रहे हो तो सब कुछ वन टेक में होता है? क्योंकि हम वी आर एज पार्ट ऑफ द ऑडियंस व्हेन वी आर वाचिंग ऑन टीवी, लगता है हाँ यार तो परफेक्ट गाना है, एक टेक में तो नहीं हुआ होगा, मे बी उसका 3-4 टेक लिए होंगे। इज इट वन टेक, या अगर आपको या आपका मान लो गाते वक्त सुर बिगड़ गया, कैन यू टेल देम कि नहीं मेरे को एक रीटेक लेना है? नो, वी कांट। ये रीटेक का जस्ट तभी हो सकता है जब कोई टेक्निकल इशू हो जाए, या तो कैमरा के साथ या एलईडी के साथ या समथिंग लाइक दैट। हो रखा है ऐसा 1-2 बार, मतलब जस्ट शुरू होता है और उनको पता चल जाता है कि टेक्निकल इशू है, तो जस्ट वो रोक देते हैं फ्यू सेकंड्स के लिए, और उसके बाद बोलते हैं अभी वापस से करते हैं टेक, अब आ जाओ। और हम नहीं बोल सकते कि हमें दोबारा करना है, हम नहीं बोल सकते। अच्छा, हमने जैसा गा दिया फाइनल है। और सब लाइव होता है, एक टेक में होता है। मैंने बुरा भी गाया और अच्छा भी गाया है काफ़ी बार। हाँ, पर ये है कि हल्का फुल्का आपको बताया जाता है कि यहाँ पर आप गलत थे। मतलब जब वीक एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, हमें बुलाते हैं, हमें सुनाते हैं हमारी परफॉर्मेंस रॉ, अच्छा, एकदम रॉ, और बताते हैं कि ये देखो यहाँ। कैसा लगता है वो सुनने को? एम्बैरेसिंग होता है बहुत, एम्बैरेसिंग होता है मतलब कई बार। हाँ, जब गंदा गाया, जैसे चन्ना मेरे जब मैंने गाया था, आई होप, मुझे पता है लोग नहीं मानेंगे, बट मैंने गंदा गाया था। अच्छा। तो मुझे पता है वो बड़ा वो एम्बैरेसिंग था मेरे लिए, और मुझे उसके ऊपर डांट भी बहुत पड़ी थी। जो गुरुजी होते हैं वो कहते हैं कि यार ये तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। किससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे आप? होता है स्टेज पे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, इतने सारे लोग होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, और जजेस बैठे होते हैं, उनके सामने भी रहता है कि यार इनके सामने अगर बेइज्जती हो गई, अच्छा नहीं गाया तो कैसा रहेगा। और कैप्टन्स बैठे होते हैं और खुद के कंटेस्टेंट बैठे होते हैं साथ में सारे, तो वो बाद में जाके चिढ़ाएंगे। बाद में फिर बात होती है? हम एक ही बंगलों में रहते हैं ना सारे, हाँ, तो बैठे रहते हैं साथ में, फन करते हैं, और प्रैक्टिसिंग भी साथ में होती है, सब साथ में रियाज़ करते हैं। सबके गाने जब सेलेक्ट हो जाते हैं, जिस जिसका प्रैक्टिस हो रहा है अंदर, बाकी सब तो बाहर ही बैठते हैं, तो हंसी मजाक चलता है। अच्छा, कुछ ना कुछ कंटेंट सोचते हैं, और यही बातें होती है बस कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैंने तो थोड़े टाइम बाद में अपने आप को आइसोलेट कर दिया था शो के अंदर। मैं अपने बंगलों में, जो मेरा रूम था, मैं उससे बाहर नहीं जाता था। क्यों? यही रीज़न कि वो डिस्ट्रैक्शन टाइप का होने लग गया था ना, और उसके काफ़ी सारे रीज़न थे कि मुझे इतने टाइम बाद स्पीकर्स पे जब मैं अपनी वोकल सुनता था तो मैं डिस्ट्रैक्ट सा होने लगता था, और मैं सुर नहीं पकड़ पाता था, वैसा हो रहा था। इन ईयर फिर मैंने लेना शुरू किया, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा। फिर मैंने जस्ट रूम में अपने आप को बंद करता था, मतलब बाहर नहीं जाता था। मेरे को फिर सबने शिकायत भी करी कंटेस्टेंट ने कि ये बाहर नहीं आता है, बैठता नहीं हमारे पास।
फिर मुझे सबने समझाया कि क्या हो गया है, टेंशन मत करो, ऐसा उतना वगैरह। मैंने बोला टेंशन नहीं है, ये तो बस थोड़ा डेडिकेशन है काम के लिए, कि इधर मैं शो करने आया हूँ, दूसरी तो बाद में भी चलती रहेगी। अच्छा। तो मैं जस्ट शो के लिए मैंने उस पर फोकस किया और गाने सुनता रहा, बस सुनता रहा और उनको गाता रहा। जब स्टेज पे जाता था उसके बाद बहुत अच्छा होने लग गया, सारे परफॉर्मेंस बहुत अच्छे होने लग गए। इंटरेस्टिंग। फैज़, ये मेरे को ये बताओ कि जैसे आपने ऑडिशन के बारे में बात की कि ऑडिशन ऐसा होता है, आपने स्टेज के बारे में बात की, पर आपने ये बोला कि स्टेज फियर था पहले। सो एज अ किड वंस व्हेन यू फर्स्ट स्टेप्ड ऑन स्टेज टू सिंग, वो स्टेज फियर था? बहुत ज़्यादा। मैंने उससे पहले कभी स्टेज शो किया ही नहीं और मैं सीधा रियलिटी शो में गया और सामने जजेस बैठे हैं, पब्लिक बैठी है, शूट हो रहा, टीवी पे आने वाला है और मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ा हूँ। तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था। ऊपर से मुंबई में लोगों को एसी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है स्टेज पे, एसी? सेट पे। हाँ, सेट अच्छा। पे। और मैं राजस्थान से हूँ। हाँ उस वक्त घर में एसी नहीं था। हाँ। मेरे को ठंड सी लग रही थी। मेरे को ठंड लग रही थी, काँप रहा था, आवाज़ काँप रही थी गाते गाते। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि नहीं, घर पे एसी लगवाओ, इसको आदत डलवाओ। अच्छा, आदत डलवाने के लिए एसी लगवाई? हाँ, आदत डलवाई। फिर मैं शोज़ में फिर मुझे थोड़ा ठीक लगने लग गया, अब चलता है। अभी ठीक है। कितना टाइम लगा स्टेज फियर को हटाने में? बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्टेप ऑन स्टेज नॉट ओनली फॉर सिंगिंग बट ऑल्सो फॉर स्पीकिंग। तो 1 साल से ज़्यादा लगा मुझे। अच्छा। मतलब जब 2017 में मैंने शुरू किया, मैंने इतने सारे शोज़ में किया और एलिमिनेट हो गया। फिर लव मी इंडिया किड्स मैंने किया, उसके मुझे 2-3 परफॉर्मेंस लगे स्टेज पे कंफर्टेबल होने के लिए। इंटरेस्टिंग। फिर मैं पूरा कंप्लीटली स्टेज से वो हो गया, प्यार हो गया बस, कि अब स्टेज ही करना है। और अब जैसे अभी शोज़ भी करता हूँ तो मज़ा आता है कि इतना ऑडियंस को भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि अब उनसे मैं पर्सनली कनेक्ट कर पाता हूँ हर चीज़ में। तो स्टेज का फियर जाने से वो बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे। स्टेज शो का कुछ वियर्ड स्टोरी बताओ कि आप लाइव परफॉर्म कर रहे हो और कुछ वियर्ड हो गया हो या कुछ मैसअप हो गया हो। मैसअप तो हर शो में बताओ। हर शो में होता है, यानी कि जितने भी शोज़ मैं कर रहा हूँ अभी वेस्ट बंगाल में और कोलकाता साइड्स, तो वहाँ की ऑडियंस बहुत कमाल है, बहुत एनर्जेटिक। और मैंने जितने भी उनके शोज़ करे हैं, मैं कभी भी ऐसे डिसअपॉइंट होकर नहीं गया हूँ कि यार आज ऑडियंस सुन थी या ढीली थी। हमेशा यही देखने को मिलता है कि यार जितना मैं गा रहा हूँ मुझसे ज़्यादा वो गा रहे हैं। क्या बात है। और मैं कैलकाटा से ही आता हूँ। अच्छा, मेरा मतलब आई यूज्ड टू लिव इन कैलकाटा ओनली फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। कैलकाटा इज़ माई सिटी। बढ़िया है। मुझे भी, मेरा भी वही सीन है। मैं भी लॉन्गेस्ट टाइम मेरा कोलकाता में ही रहता। पिछले साल में ज़्यादातर कोलकाता में था। अच्छा। अभी ये साल मतलब 2023 पूरा मैं कोलकाता में था। वेरी नाइस। सारे शोज़ उधर ही होते हैं हर महीने, और अभी मे बी जनवरी फरवरी तक भी उधर ही रहेंगे। लवली। और वो ऑडियंस बहुत प्यारी है, म्यूजिकल ऑडियंस है। और उनके 2 सेक्शन बनते हैं, एक साइड गर्ल्स का, एक साइड बॉयज़ का। तो गर्ल्स बहुत खुश होती है जब मैं गाता हूँ, वो सब चिल्लाती है। ऐसा है? हाँ, वो बहुत चिल्लाती है, बहुत सब एनर्जी में रहती है। बॉयज़ का थोड़ा अलग ही सीन है। क्या सीन है? बॉयज़ थोड़े चिढ़ जाते हैं। क्यों? बॉयज़ अटेंशन तुमको मिल रहा है इसलिए? क्या बात है। और बाकी अदरवाइज जब बॉयज़ का, तुम्हारी क्या गलती है फिर? वो है फालतू काम वो कर रहे हैं। और बॉयज़ का ये सीन रहता है, उनको तब मज़ा आता है जब डांस के गाने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तब वो पागल होते हैं। और जब वो पागल होते हैं तो पुलिस वालों को आना पड़ता है पीछे हो जाओ। बट ये कहाँ होता है? ये बॉयज़ का सेक्शन अलग, गर्ल्स का सेक्शन अलग, ये कहाँ हो रहा है? ये अभी भी ऐसा हो रहा है? हाँ, मतलब वैसे ही होता है, क्योंकि भीड़ में तो साथ में नहीं रख सकते ना। अच्छा। हाँ, सही भी है वो। तो क्योंकि हम मेन कोलकाता में शोज़ नहीं होते थे ना, कोलकाता से 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर अच्छा। वहाँ ज़्यादा होते हैं। कोलकाता के अंदर तो इतने बड़े वेन्यूज़ है नहीं ना, तो ऑडियंस भी ज़्यादा नहीं आ पाएगी। तो वहाँ जहाँ मैं जाता हूँ आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ऑडियंस आती है। सो वाइल्ड है वो ऑडियंस, बहुत मज़ा आता है। फीमेल अटेंशन की बात कर रहे थे, बताओ क्या किस टाइप के डीएम्स आ रहे हैं? किस टाइप का अटेंशन मिल रहा है? बहुत बहुत अटेंशन मिल रहा है। और मज़ा आता है? और कैसे हैंडल करते हो टेंशन को? पॉजिटिवली लेता हूँ उसको, मोटिवेशन लेता हूँ कि पॉजिटिव क्या होता है? ये आंसर नहीं चाहिए मेरे को। पॉजिटिव होता है ये, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहानी बताओ। ठीक है। तो अटेंशन, हाँ। जब मैंने पहला ऑडिशन दिया था खामोशिया का, हाँ। तब मेरा वीडियो वायरल हुआ था उसी ऑडिशन का। हाँ। तो उसके थ्रू मुझे फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा मिली। अच्छा। तो पहले तो क्योंकि मेरा स्टोरी वैसा था कि मैं चॉकलेट बॉय टाइप का, स्कूल में भी सब चॉकलेट बॉय क्या होता है?
सहेलियाँ वगैरह। सहेलियाँ, अच्छा। तो वो वाला स्टोरी था मेरा, और उसके बाद वो उस स्टोरी ने और फीमेल फैन फॉलोइंग को अट्रैक्ट किया। अच्छा। तो वो मेरे पास आए, मम्मा को वो पहले बड़ा हुआ था कि ये मेरे को सही नहीं लग रहा है। फिर मम्मा भी कंफर्टेबल हो गई। अब मम्मा को ना टैग्स आते हैं, हाँ। मम्मा को रील्स में टैग आते हैं कि ये सासू माँ है। अच्छा। बहनों को आता है कि ये वो है, क्या कहते हैं उनको, जेठानी दी है, क्या कहते हैं वो, मेरे को नहीं पता। तो वो सब आते हैं। अब मम्मी खुश होती है, आने दो आने दो। ये भी सही है। पहले मम्मा को वो होता था कि यार ये क्या चल रहा है, ये थोड़ी है, मेरे बेटे को कैसा बना रहे हैं ये लोग। तो डीएम्स किस टाइप के आ रहे हैं ये तो बताओ। मोस्ट कॉमन डीएम क्या है? लव यू। लव यू। अच्छा। वो है। फिर एज इसका रिस्पॉन्स बताओ। नहीं देता। ये बड़ी कंप्लेन आ रही है। नहीं, मैं रिस्पॉन्स इसलिए नहीं देता क्योंकि अभी मेरे फैंस को तो मैं सबको ही प्यार करता हूँ, सब मेरे बहुत क्लोज हैं। उनको मैंने नाम भी दिया फैजियंस। फैजियंस। सो बहुत ही कमाल की आर्मी है मेरी पूरी, अरे शाबाश। और सब मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं उनसे करता हूँ। फिर ये जो रिस्पॉन्स वाली बात है, मैं ये इसलिए नहीं कर पाता कि स्टार्ट के दिनों में मैंने किसी को रिस्पॉन्स किया, मतलब स्टोरी वगैरह मेंशन किया, तो बाकियों को होता है कि हमें क्यों नहीं किया। और अभी टोटल में भी 2 लाख से ज़्यादा फ़ैन पेजेस हैं, तो अभी इतने लोगों को मैं मेंशन नहीं कर पाऊंगा। मैं कर ही नहीं पाऊंगा। इनिशियली रिप्लाई कर दिया होगा जब शुरू में, जब थोड़ा सा पॉपुलैरिटी गेन हो रहा था। हाँ, तब जब मेरे को लगता था कि सबको करना चाहिए, हाँ। थोड़ा वो डाउन टू अर्थ। तो ये कब सीखा कि नहीं भैया सबको करेंगे तो फंस जाएंगे? हाँ, वो थोड़े 1-2 हफ्ते में सीख लिया। अच्छा। उसके बाद में मैं रिस्पॉन्स देने के लिए लाइव आता हूँ। हाँ। लाइव आता हूँ, उनको कहता हूँ जो भी सवाल है, जो बोलना है इसमें बोलो, मैं इधर सबका जवाब दूंगा। तो लाइव आता हूँ, नीचे जो भी आते हैं कमेंट्स वगैरह, और उसमें जो भी पूछा जाता है मैं सबके रिप्लाई देता हूँ। जो भी फरमाइशें आती है, गाने गाता हूँ, तो उससे मैं उसका भरपाई कर देते हो। हाँ। कि नहीं भैया पर्सनल रिस्पॉन्स तो नहीं मिलेगा बट लाइव में कर देते हाँ। हैं। यार फैज़, मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है। वो ये है कि जैसे आप, क्योंकि आप 16 साल के हो, है ना, और आप बहुत टाइम से, अभी आई थिंक 7-8 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, आपको आई थिंक 8-9 साल हो गए हैं गाते हुए, या हाँ, उससे ज़्यादा ही हो गए हैं आई थिंक। तो अब अभी आप लिखते भी हो खुद के गाने, तो हाउ डज राइटिंग कम अबाउट? एक होता है गाना, एक होता है वो होता है कि वो रियाज हो गया, वो आप रियाज कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें मैसअप होती है, बहुत सारी चीज़ें गलत होती है, और धीरे धीरे आप उसको सीख जाते हो। और एक होता है कि लिखना, कि अपने खुद के गाने आप लिख रहे हो, और राइटिंग इज़ एन आर्ट। वो कुछ टाइम बाद ब्रेन डेवलप होता है कि ये लाइन के बाद ये लिखना है, ये लाइन के बाद ये लिखना है, उसको एक तरह से सिंक करना है, उसको एक तरह से राइम करनी है, वो स्किल थोड़े टाइम बाद आता है। तो हाउ डू यू, व्हेन डिड यू थिंक कि नहीं राइटिंग शुरू करते हैं, खुद के गाने लिखते हैं? सोचा नहीं था कि शुरू करते हैं। हाँ। हो गया था। कैसे हो गया? और क्या होता है इसके लिए, इसका प्रोसीजर ये है कि सिंपल चीज़ दिमाग में रखनी है, आपको लिखना है, बहुत बड़ी चीज़ लिखनी है, डीप सिंपल शब्दों में। तो इज देयर अ जॉनरा दैट यू राइट ऑन? एक नहीं है, बहुत सारे, बट आई पर्सनली लाइक में, मतलब शायरियाँ ज़्यादा लिखना मेरे को पसंद है, जैसे गज़लों में होती है वो। देन कुछ गाने मैंने वेस्टर्न टाइप के भी लिखे हैं, इंडी टाइप के, पर मैं अभी वो निकालने वाला नहीं हूँ क्योंकि आई फील अभी दूसरों के गाने लूटते हैं। अच्छा। जब बंद हो जाएंगे तब खुद के करेंगे। इंटरेस्टिंग। बट ये भी होता है कि डू यू फॉलो इंस्टाग्राम ट्रेंड्स, कि ये गाना इंस्टाग्राम पे बहुत बढ़िया चलेगा, तो उस हिसाब से गाना बनाते हैं? कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। हाँ, ऐसे होते हैं थॉट्स, मतलब हम पहले गाना बना लेते हैं, फिर बाद में डिसाइड करते हैं ये कमर्शियल है या नॉन कमर्शियल है। अच्छा। तो उसके हिसाब से, तो अगर कमर्शियल बन गया देन ओके है, इसको रिलीज़ करते हैं, और लेकिन नॉन कमर्शियल बन गया तो देन भी ओके है कि हम कर सकते हैं इसको, बट इसका हमारा माइंडसेट ये नहीं कि ये ऑडियंस के पास पहुंचे ज़्यादा या हिट हो जाए। ये हमारा ऑडियंस है जो सुनने वाले लोग हैं, जो पर्सनल नॉन कमर्शियल की ऑडियंस है, जो खुद गाते हैं, खुद बनाते हैं, उन तक पहुंचे और उनको अच्छा लगे। तो 2 पर्सपेक्टिव होते हैं। बट राइटिंग सीखा कैसे, कि 4 लाइनें लिखी और उसको फिर उसको गाना में कैसे कन्वर्ट किया? तो हाउ डज दैट हैपन? एंड देन वील कम टू composition योर सॉन्ग व्हिच इज कभी शाम ढले, या तो वील कम टू दैट, बट राइटिंग वाला प्रोसेस पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता। पहले तो राइमिंग आपको गाने सुन सुन के पता चलती है कि इस तरह की भी राइमिंग यूज़ होती है, इस तरह की भी राइमिंग यूज़ होती है,
ये भी एक सेट होता है, ये भी एक सेट होता है। तो सुनता बहुत हूँ मैं, गाने बहुत सुनता हूँ, किस टाइप के गाने सुनते हो? सब एवरीथिंग, हर लैंग्वेज में सुनता हूँ, गाता भी हूँ। सुना दो कुछ, अगर इन द नेक्स्ट 30 सेकेंड्स अगर आप 2 लैंग्वेज 3 लैंग्वेज में गाना सुना दो। ठीक है। अभी रिसेंटली मॉलडीव्स का मेरा एक शो था पिछले साल, मैंने वो उसमें उन्होंने बोला था एक हमारी लैंग्वेज में गाना चाहिए, तो उनकी लैंग्वेज में गा दिया था। सुना दो। मगे कमन से मले थी दो इतुगा बला लोबिन थी ते कला दिनी लोबिन मिफुरान मी खलानू है। मगे कमन से मले थी दो इतुगा बला लोबिन थी ते कला दिनी लोबिन मिफुरान मी खलानू है। ये हो गया दिवे ही। सो मॉलडीव्स में बोलते हैं ये, और दूसरी लैंग्वेज में गा देते हैं। अलगूज वाजन भाता भलतच झालं आज अलगद आली मनात पहिलीच तरणी ही लाज हो अग झनानल ख्याळ जा मंदी अन हथा मंदी हाथ आलं जी सैराट झालं जी सैराट झालं जी। सही था ना? ये तो मराठी हो गया। हाँ। ठीक है, देन राजस्थानी तो है ही अपना, कर दो। राजस्थानी भी करना है। हाँ कर लो। केसरिया बाल रे बाल हम केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश। खूबसूरत। और एंड कर दो अपने गाने से। कभी शाम ढले से। हाँ जी। ओ कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, ओ लगे गम गले तो मेरे दिल में आ जाना, ओ मेरा घर जलाने वाले सुन मेरी, ओ तेरा घर जले तो मेरे दिल में आ जाना, मगर आना इस तरह से कि फिर लौट के न जाना। आय हाय हाय, खूबसूरत। तो ये जो आपने लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा। अच्छा, ये किसी ये और जानी का? बाजी ने लिखा। ठीक है। तो आप राइटिंग पे आते हैं अगेन। जब आप बोल रहे थे कि राइटिंग में ऐसा कुछ थॉट नहीं है कि ये थॉट मान लो, क्योंकि आप जब सुनते हो गाने तो आपको कहीं ना कहीं फील हो जाता है कि ये लाइन के बाद ऐसे बोला गया है, इस तरह का फ्लो है, इस तरह का राइमिंग स्कीम है, इस तरह की म्यूजिक है, इस तरह की रिदम है। सो अगर मान लो आपने गाना लिखा है, उसके पहले कितने सारे वो ड्राफ्ट्स बने हैं? बहुत बनते हैं, मतलब एक लाइन को भी परफेक्ट करते करते 20-30 दिन लग जाते हैं कि ये लाइन में ये वर्ड गलत लग रहा है, ये हल्का लग रहा है, इसका मीनिंग कुछ और हो सकता है, इसमें वजन कुछ और आ सकता है। तो करने को वैसा भी कर सकते हैं पहले, लेकिन मेरे हिसाब से एक फ्लो में जाना चाहिए, बना लो, उसके बाद बैठ के आराम से एंड में एडिट करो। और मैं ये भी बोलना चाहता था कि जैसे गाने सुनने का मैंने बोला कि गाने मैं बहुत सुनता हूँ, उसके बाद मुझे आइडिया लगे, उसके अलावा आपको इस फील्ड में पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। इसके बारे में बड़े बड़े शायरों को पढ़ना पड़ेगा आपको। मतलब कुछ लोगों को नेचुरली आती है राइटिंग, कुछ लोग डेवलप करते हैं। तो डेवलप करने वाले रीड करते हैं, वो शायरों को पढ़ते हैं। जैसे मैं जॉन एलियर साहब को बहुत पढ़ता हूँ, हाथ इंदौरी साहब को पढ़ता हूँ, फिर गालिब साहब को भी पढ़ता हूँ। समझ नहीं आता गालिब साहब का इतना, पर पढ़ता हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ। मैं तो गालिब साहब को पढ़ता हूँ, एक जगह गालिब साहब और एक जगह गूगल ट्रांसलेट डाल के फिर लाइक दैट। हाँ, मतलब एक बुक मेरे पास उनकी है और मैं अभी उस बुक को आधा भी नहीं पढ़ पाया, इतना डिफिकल्ट है। एक शेर है इतना बड़ा और कुछ और ही चीज़ है वो, मतलब समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं उसको, पूरा दिमाग लगा के नहीं समझ पा रहा हूँ कि कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब 200 साल पहले लोग कितने डीप थे, डीप आज भी है। उस वक्त वो ये नहीं देखते थे कि हम इजी शब्दों में भी बता सकते हैं। उस वक्त वो कहते थे बस हमें लिख देना है,
बाद में डिकोड होता रहेगा। इंटरेस्टिंग। चाय कॉफ़ी क्या पीते हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं? पानी। पानी? पानी पी लो। चाय कॉफ़ी कुछ आप एनीथिंग डू वांट? कोल्ड कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी? नहीं, ऑल गुड? ठीक है। रियाज कितना टाइम चलता है दिन में? बिकॉज लोगों को शायद आइडिया नहीं है इन टर्म्स ऑफ द बिहाइंड द सीन्स प्रेपरेशन ऑफ दैट। तो या तो थोड़ा सा रियाज के बारे में बता दो एंड देन वील कम टू द बिहाइंड द सीन स्टोरीज ऑफ वर्किंग विद हिमेश सर, अलका मैम। तो मेरा पर्सनल रियाज का रूटीन जो है वो सरप्राइज होंगे लोग, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा। मैं जस्ट अपनी वोकल को फिट रखने के लिए रियाज करता हूँ। मैं उसे सा लगाने के लिए, मतलब सा में एक सुर पे सस्टेन करते हैं तो उससे वोकल में पावर भी आती है, सुर भी सीधे होते हैं और सुर मजबूत भी होते हैं। उसके अलावा आप अगर चाहते हो बेस आए आपकी वोकल में या जो भी है, तो वो उसके लिए वो रियाज यूज़ होता है। तो वोकल बनाने के लिए रियाज है वो, तो वो मैं करता हूँ। देन मैं सरगमों का भी कर लेता हूँ। तो सरगमों से वोकल में फ्लेक्सिबल होती है वोकल बेसिकली। और बाकी जो हमें रागें आती है वो तो मैं किसी भी टाइम पे शुरू हो जाता हूँ उनको गाना। तो अच्छा। जैसे अगर शाम हो रही है तो यमन गा दी, या कुछ बना रहे हैं तो वो जिस राग में है उस राग को गुनगुनाने लग गए। तो रागों का रियाज तो वैसे भी चलता रहता है। तो ये मेरा रियाज रूटीन है। हाँ, मतलब एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैंने कभी किया तो 1 घंटे किया होगा, मोस्टली आधे घंटे 40 मिनट ऐसे आसपास। अच्छा, लवली। अब आ जाते हैं कहानियों पे कि हिमेश सर के साथ आपने काम किया। आई थिंक ऑडिशन राउंड में ही उन्होंने आपको बोल दिया था, कमेंट कर दिया था कि वी आर गिविंग यू अ ब्रेक, और ऐसा है। तो बिहाइंड द सीन्स के बारे में कुछ अगर फन स्टोरीज आपके पास है, मे बी फ्रॉम सुपरस्टार सिंगर, या आप बोल रहे थे कि प्रैंक स्टोरीज हुआ है, तो प्रैंक्स अगर आप शेयर कर दो, कोई भी कहानी, इफ़ यू हैव एनी फन स्टोरी इन माइंड, मे बी बिहाइंड द सीन्स वर्किंग विद हिमेश सर और वर्किंग विद अलका मैम, और नेहा मैम का भी आपने गाना गाया था। तो इफ़ यू हैव एनी स्टोरीज वेयर आप डर रहे थे, या फिर एनी स्टोरी दैट यू हैव इन माइंड। डर तो भाग गया है। डर तो भाग गया, लवली। डर कभी नहीं लगता, लेकिन हिमेश सर के साथ काम करके बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मेरी लाइफ का भी बहुत बड़ा गाना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हिट वही गाना है मेरे लिए। तो जब मैं उसके लिए, मुझे बोला गया था कि हाँ हिमेश सर ने बोला है कि अब ब्रेक करेंगे, तो मैं वो चीज़ भूलने लग गया था। कुछ परफॉर्मेंसेस बाद मेरे को लगा बोल दिया है, और भी लोगों को बोला है, मुझे भी बोल दिया होगा। फिर मुझे अचानक कहते हैं आज चल रहे हैं हिमेश रेज्यूमे स्टूडियो। अच्छा। हाँ, HR म्यूज़िक। तो मैं उधर गया, फिर वो गाना डब हुआ, कॉल पे डब कराया उन्होंने, और गाना बढ़िया लगा था मुझे कि यार बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर जब उसका वीडियो आया तो बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करने लग गया। देन ऑल ओवर सब जगह ट्रेंडिंग पे गया, और वो भी उस चैनल के टॉप सॉन्ग्स में आ गया। तो वो बढ़िया बात हो गई। और उसके अलावा जैसे प्रैंक का आपने पूछा, तो प्रैंक में मैं चैंग भैया के साथ बड़े प्रैंक करता था। जैसे कि कभी स्टेज पे जाके लड्डू ठूस देता था उनके मुंह पे। अच्छा। कि वो बोल ना पाए। क्यों, ऐसा क्यों? मुझे होस्टिंग करना था ना। अच्छा, आपको होस्टिंग करनी थी इसलिए। तो मैं जाता था और उनको कहता था भैया आपके लिए मिठाई लाया हूँ, तो वो खुश हो जाते थे। फिर एक खिलाते खिलाते दूसरा, तीसरा, चौथा। बट होस्टिंग भी करनी है, गाना भी गाना है, सब कुछ करना है। सब कुछ करना है। हाँ। पर अब तो नहीं इतना होस्टिंग करना। उस वक्त तो ये था कि अभी सब कुछ ही करना, एक्टिंग भी करनी है मुझे अभी। पर अब थोड़ा सस्टेन लाके मैं म्यूज़िक पे फोकस कर रहा हूँ कि अभी एक्टिंग भी करनी है, वो भी है, पर अभी नहीं। सही टाइम पे। सही टाइम क्या है? सही टाइम जब मुझे कोई सही प्रोजेक्ट मिले और मैं उसके लिए फिट बैठूं, और हीरो बनना है यार। तो हीरो बनना है। हीरो जैसा दिखना चाहिए ना। अरे माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, हीरो जैसी चेहरा है आपका, बिल्कुल। बट टीनेजर नहीं ना, मैं थोड़ा वो पर्सनालिटी वाइज। प्रॉब्लम क्या है टीनेज एक्टर में? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, बट लेगेसी वाला काम करना है। तो अच्छी बात है कि शुरू हो जाएगी बहुत पहले से काम। बट अगर आप उसका ना रिस्क ये है कि मैंने अभी शुरू किया, अभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो बाद में करेंगे नहीं करेंगे उसका कोई अच्छा पता नहीं है, तो मैं बाद में ही शुरू करूँगा। अच्छा। आपको लगता है इंस्टाग्राम पे जिस तरह से आप कंटेंट डाल रहे हो, इन टर्म्स ऑफ जैसे आप गाने डालते हो, म्यूजिक डाल रहे हो, अटेंशन बहुत मिलता है, लोगों से प्यार बहुत मिलता है, लाइव शोज़ पे प्यार बहुत मिलता है। अभी आपका गाना जो कभी शाम ढले विच हैज़ 3 मिलियन रील्स ऑन इट, मतलब 3 मिलियन रील्स, 4 मिलियन प्लस क्रिएशंस ऑल ओवर, बहुत क्रेजी नंबर्स है, राइट? एट दिस एज
when you receive so much love, so much adulation from so many people, how do you maintain or how do you react to that success? उसके लिए बस आपको ग्रेटफुल होना पड़ता है। हमेशा बस ऊपर वाले को थैंक यू बोलते रहो। जो भी किया हमने नहीं किया। अच्छा। बस ये मन में रखो कि जो भी किया है वो उसने किया है, वही करेगा। तो हमारे पास उस चीज़ का वो अंदर आएगा ही, क्योंकि जब हमने किया ही नहीं है तो हमारे पास क्यों आएगा। अच्छा। तो वो चीज़ बड़ा हेल्प करती है। बट कब आया ये सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड कि नहीं यार आज मतलब डिड समबडी टेल यू, डिड यू रीड इट समवेयर कि नहीं यार ये मतलब ग्रेटफुल होना भी एक चीज़ है? यू फेल्ट इट? मतलब जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ, मतलब मैं रिलीजियस हूँ बहुत, तो मुझे पता है कि यार सबको वहीं जाना है, सब उनकी मर्ज़ी से होता है और सबके पीछे वही है। तो जब सब चीज़ के पीछे ही वही है तो हम कोई चीज़ का क्रेडिट ले ही नहीं सकते। तो जब वो चीज़ समझ में आ जाती है कि हम करने वाले नहीं हैं, वो करने वाला है, सब प्लानिंग है और हम बस जो उन्होंने लिखा वो चल रहे हैं बस उसके हिसाब से। तो जब ये चीज़ समझ आ जाती है तो अपने आप ग्रेटिट्यूड आ जाता है। इंटरेस्टिंग। फेवरेट मूवीज़ के बारे में बताओ। फेवरेट मूवीज़ यार बहुत सारी है, 2-4 बताओ। बजरंगी भाईजान, ओके। और फेवरेट कॉमेडी फिल्म्स बताओ। 3 इडियट्स। फेवरेट कैरेक्टर ऑफ दैट फिल्म? रैंचो। आप किस कैरेक्टर से रिलेट करते हो सबसे ज़्यादा? अगर आपको लगे कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर एक कैरेक्टर फिल्म में कौन सा होगा वो? मेरा ऐसा कि मैं जो भी कैरेक्टर देख लेता हूँ एक बार, हाँ। मैं 2 दिन तक उसी में अपने आप को रिलेट करता हूँ। अच्छा। हर मूवी जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पेशली शाहरुख खान की मूवीज। हाँ। तो अभी जैसे जवान देखी, मेरे को लगने लगा मैं वैसा ही हूँ। अच्छा। मेरे को लगने लगा मैं वैसा ही हूँ। देन दिलवाले अगर देखी तो मेरे को लगा वैसा ही हूँ। सलमान खान की मूवी देखी, दबंग देखी तो मेरे को मैं पुलिस वाला हूँ। अच्छा। मुझे ये मतलब इमेजिन करता रहता हूँ मैं कि मैं होता तो क्या होता। तो विजुअलाइज कर रहे हो कि हाँ अगर मोहम्मद फैज़ होते उस जगह उस स्क्रीन पे तो कैसे होते। कई बार तो कैरेक्टर्स ऐसे हो जाता है कि जिनका ज़्यादा ही चढ़ जाता है सर में। मैं फिर अगर नहाने जाता हूँ तो थोड़ी देर तो मैं शीशे में देख के बस उस चीज़ की डायलॉग वगैरह बोलने लगता हूँ। जैसे यार अभी याद नहीं है, बट हाँ इतना याद है कि मैंने ये सब किया है, मतलब बाथरूम के आगे जाके शीशे के आगे और मैं वो डायलॉग वगैरह बोल रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। हाँ, we can come to the making of the song as well. अगर आपको कुछ if you want to shed some light on the making of the song, अगर कोई कहानी है, कोई challenges है, कोई हिकअप्स आए कि नहीं यार मतलब हमने तो ऐसे विजुअलाइज किया था और कुछ गड़बड़ हो गया सेट पे, या कुछ मैसअप हो गया, या कुछ बढ़िया हो गया कि ये तो इतना तो सोचा नहीं था जितना बढ़िया निकल के आ गया, समथिंग लाइक दैट, और मे बी एनी स्टोरी दैट यू हैव इन माइंड, यू कैन कम टू द स्टोरी। तो सबसे पहले मुझे कॉल आया था जानी पाजी का कि गाने करने, और कहाँ थे आप उस टाइम? मैं जोधपुर में था। अच्छा, घर पे थे? हाँ। और बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं जानी पाजी का, बहुत ज़्यादा ही बड़ा फ़ैन। यानी उनके जितने भी गाने हैं सब ब्लॉकबस्टर, मतलब क्या बात है, बिजली बिजली, हाडी भाई के जितने गाने, हाडी के, देन बी प्राक के जितने गाने हैं सब जानी पाजी के उन्होंने बनाए। तो मैं शुरू से उनके गाने सुनता आया हूँ। मेरे फेवरेट लिरिसिस्ट हैं अभी तक, और अब तो कंपोजर भी बहुत कमाल है। तो हमेशा मैं सोचता था कि यार मैंने मैनिफेस्ट किया है कि मुझे उनके लिए गाना गाना है। अच्छा। तो जब मुझे कॉल आया तो तब मुझे वो हुआ यार कि मैनिफेस्टेशन काम करता है। और जब कॉल करके मुझे बोला कि अब आना है, मैं बहुत एक्साइटेड था। उसके बाद मुझे मुंबई में आइडल का शूट था और मुझे उसमें एक एपिसोड में हम सुपरस्टार सिंगर के भी सब गए थे। तो उधर से जब हमने परफॉर्म किया, मुझे टिकट भेजा उन्होंने, जानी पाजी ने, कि आप सीधा चंडीगढ़ आ रहे हो। अच्छा। चंडीगढ़ गया मैं, मिला, देन 2-3 गाने हमने रिकॉर्ड करे। तो फर्स्ट वन वाज कभी शाम ढले। अच्छा। तो कभी शाम ढले जब हमने रिकॉर्ड करने बैठे तो गाना पहले से बहुत बड़ा है, ये सुर मूवी का गाना था। महालक्ष्मी अय्यर जी ने गाया था और सोनू निगम जी का भी एक वर्जन है। तो गाना ऑलरेडी बहुत बड़ा है, इतने बड़े कलाकारों ने गाया है। देन MM करीम जी की कॉम्पोजिशन है, निदा फजली जी ने लिखा है। तो चैलेंज था कि यार इसको गाने को अगर मुझे मिल रहा है तो ये रिस्क भी है मेरे लिए अपॉर्चुनिटी भी है। दोनों में से अब देखते क्या काम करता है, कि लोगों को अगर अच्छा लगा तो बल्ले बल्ले है, नहीं लगा तो जो है वो भी जाएगा।
तो वो रिस्क था, डर था उसका। और जब मैंने गाया तब उसको थोड़ी टाइम साइड रखा डर को, मैंने जस्ट फैज़ बन के गाया कि फैज़ क्या करेगा। अच्छा, फैज़ ने कोशिश करी और अभी लोगों को पसंद आ रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। और बहुत ही ऑर्गेनिकली भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है गाना। और सबको इतना, मतलब मैंने जिनसे भी रिव्यू मैंने देखा और सब बहुत खुश है गाने को लेके कि गाना बहुत अच्छा है। हमने मतलब शुरू से ये सुनते आए ना कि रिक्रिएशन को लेके लोग हैप्पी नहीं होते, बहुत इजीली हैप्पी नहीं होते, मतलब होते हैं बहुत सारे रिक्रिएशन है जो अच्छे लगते हैं लोगों को, तो ये उनमें से है। जो क्या टेक है आपका रिक्रिएशन को लेके? और यू नो जैसे बहुत सारे वर्जन्स बन जाते हैं एक गाने के, एक लोफी या लोफाई पता नहीं क्या बोलते हैं, लोफाई का वर्जन बन जाता है, कोई सूफी वर्जन बन गया, कोई अकूस्टिक वर्जन बन गया। व्हाट इज़ योर टेक ऑन रिक्रिएशन? बिल्कुल बनने चाहिए। गाना अगर इतना बड़ा है कि वो लेगेसी तब से चल रही है, लोग उसको अभी भी सुनते हैं, तो लोगों को उसके अंदर कुछ नया चीज़ें भी देखने को मिलना चाहिए। कि अगर वो 10 साल से उसी चीज़ को सुन रहे हैं फिर भी बोर नहीं हुए, तो उनको अगर और कुछ नया मिल जाए, कुछ बढ़िया सा उसी गाने को लेकर, तो लोग और खुश होंगे, डेफिनेटली खुश होंगे। और तो रिक्रिएशन को तो लेके मेरा बहुत सही है कि यार अच्छी चीज़ है, ये गाने मरते नहीं हैं, जो मर ही नहीं सकते उन गानों को रिक्रिएट करने में मज़ा ही है। इंटरेस्टिंग, ये पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इफ गिवन अ चॉइस, who's your favorite singer among अरिजीत सिंह एंड सोनू निगम सर? दोनों में से एक। हाँ। यार क्या कर रहे हैं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। आप तो आप ऐसे पूछ रहे हो कि आपका कौन सा हाथ फेवरेट है? मैं उनको पैरेलली देखता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली सोनू निगम जी तो बहुत ज़्यादा ही कमाल है। जैसे अरिजीत सर भी बोलते हैं कि चाह के भी बेसुरा नहीं हो सकते, एंड ही इज़ डेफिनेटली अ इंस्पिरेशन। मतलब मैंने जितने सिंगर्स देखे ना, मैं उनमें सबसे ऊपर से सुनने को करता हूँ। What is your dream collaboration? वैसे पहले से मेरा जस्टिन बीबर के साथ है कि जस्टिन बीबर के साथ है। हाँ, बट अभी 2-4 हैं। एक है किसका बोलूँ, जस्टिन बीबर तो है, अभी भी है। जस्टिन बीबर अगर मैं इंडियन आर्टिस्ट की बात करूँ, इंडियन आर्टिस्ट दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ। आई रिसेंटली मेट हिम फॉर शूट, जानी बाजी के गाने का ही शूट था, रिसेंटली मेट हिम। और कैसा रहा? कमाल बंदे हैं। बताओ कुछ कहानी, क्या बात हुई, क्या कैसा रहा पूरा मिलना? उनके चैनल पे गाना आने वाला है, जानी बाजी की कॉम्पोजिशन लिरिक्स है, तो उसका शूट कर रहे थे, तो हम सब गए थे टीम में और पूरे दिन हम वहीं पर थे। तो ये कब आने वाला है पॉडकास्ट? ये आ जाएगा कुछ 10-12 दिन में, हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाएगा। इसके साथ ही आ रहा है गाना भी। अच्छा। तो वो गाने का शूट है और हम गए थे, और क्या परफॉर्मर है, इतना सीखने को मिला मुझे उधर। मैं जब देख रहा था शूट होते हुए और उनकी परफॉर्मेंस देख रहा था कि किस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, कैमरा से खेल रहे हैं, वो मज़ा आ गया मुझे। देन उनको इंट्रोड्यूस कराया मुझसे, मतलब मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराया कि ये फैज़ है, और उनकी भी कोई फिल्म चल रही है जेट एंड जूलियट, तो उसके गाने भी जो बन रहे हैं, तो मैंने डब करके भेजा था एक। अच्छा। उनके लिए, तो उनको बताइए ये इसने किया था। ही वाज लाइक यार क्या बात है, आप बहुत कमाल हो। मेरे को कहते हैं आप बहुत कमाल हो यार। हाथ पकड़ के ऐसे जस्ट ऐसे सर पे लगाया, और मैं ऐसे फील कर रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ दिलजीत दोसांझ का, कि वो है जिस बात पे मुझे जाना है। आई वांट टू सेल अरीनाज। लवली। मुझे वैसे शो करने जैसे वो करते हैं, जैसे कोचेला हो गया। अरे कोचेला तो खैर इट्स वन ऑफ द आइकॉनिक मोमेंट्स जो आई थिंक इंडियन हिस्ट्री। तो मैं जब उनसे मिला पर्सनली, देन पता नहीं चलता कि यार ये आप दिलजीत दोसांझ हो या वो दिलजीत दोसांझ है। बहुत हम्बली मिलते हैं, बहुत ही प्यार से मिलते हैं, बहुत ही वार्म है, और पूरी टीम उनकी। और हम सबसे मिले, देन ह्यूमर बहुत ज़्यादा अच्छा है उनका। हाँ। और मेरे कुछ लिए मस्ती की होगी उनके साथ। हाँ, मतलब हंसी मजाक भी बढ़िया करते हैं। हाँ। और सेट पे हम देखते हैं कि अलग ही एनर्जी होती है, मतलब वो अगर सेट पे है तो सबका हेड बैंग होगा गानों के साथ। अच्छा। वो इस तरह की एनर्जी गाने में देते हैं। इंटरेस्टिंग। एक सेगमेंट, चलो सेगमेंट तो नहीं है, बट एक चीज़ जो हम फॉर्मेट वाइज शो में करते हैं कि
इफ़ यू हैव एनी ड्रीम कोलैब यू मैनिफेस्ट इट ऑन द शो. तो हमारे लिए भी ड्रीम गेस्ट है फॉर आवर पॉडकास्ट एंड वी हैव मैनिफेस्टेड देम ऑन द शो. बताइए. हर्षा भोगले इज आवर ड्रीम गेस्ट. मनोज बाजपेयी इज अ ड्रीम गेस्ट. MS धोनी इज अ ड्रीम गेस्ट. आई डोंट नो वो कब होगा, बट अगर वो हो जाता है, वी हैव मैनिफेस्टेड इन सम वे और द अदर, वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन विद MS धोनी फॉर श्योर. एंड वी वांट यू टू मैनिफेस्ट somebody on the show, a dream collaboration, and वो manifestation works in mysterious ways, right? हम दुआ भेज देंगे और कहीं ना कहीं वो दुआ लग भी जाएगी. So I want to sing for Shahrukh sir and Salman sir. शाहरुख सर एंड सलमान सर. ठीक है. That's the biggest dream I have. क्योंकि मैं बचपन से उनकी फिल्में देखते आ रहा हूँ, उनके गाने सुनते आ रहा हूँ और उनकी रिप्रेजेंटेशन देख रहा हूँ गानों के ऊपर. मेरा हमेशा से यही था कि यार ये दोनों के ऊपर मुझे अपनी आवाज़ चाहिए. अच्छा. और सबसे बड़ा इंडिया में मुझे यही चाहिए कि सलमान सर शाहरुख सर के साथ गाना आ जाए. इंशाल्लाह बिल्कुल होगा. मैनिफेस्ट अब आपने कर लिया है तो कहीं ना कहीं वो दुआ लगेगी और तब आप ये क्लिप याद रखोगे कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया था. भाई लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस. एक्टर क्यों बनना है? शौक है. शौक है. और मुझे मतलब खुद को रिप्रेजेंट भी करना है. मतलब हमेशा मतलब प्ले बैक नहीं करना. मुझे फ्रंट फुट भी खेलना है. अच्छा. मेरा ये कि गाना गा रहा हूँ वो मेरा मेन ही है. म्यूज़िक मेरा मेन रहेगा. बट मुझे फिल्में भी करनी है जिनकी स्टोरी बहुत अच्छी हो. आई वांट टू ग्रो एज एन एक्टर टू. मुझे एक्टर की तरह भी ग्रो करना है. मुझे ऐसे नहीं कि यार इसको एक्टिंग नहीं आती तो सिंगिंग की वजह से इसका मिल गया है. तो जो भी होगा मैं प्रॉपर मेहनत से करके और अचीव करूँगा. बट करूँगा. तो वर यू ऑलवेज लाइक दिस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि एक चुल है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, कि अभी ऐसा कुछ रिसेंटली ऑफ लेट ऐसा हुआ है कि ये भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, या बहुत पहले से ये है अंदर? पहले से है. पहले से मुझे था कि ये भी करूँगा वो भी करूँगा. पहले तो घर वाले परेशान थे इससे कि यार ये क्या कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है? बहुत खुश थे. अच्छा. हमेशा हर चीज़ में प्राउड होता है. मतलब सब करने का मेरे अंदर चुल है बट पढ़ाई करने का नहीं है. अच्छा. मतलब पढ़ाई में भी ठीक ठाक हूँ मतलब सब जगह पे. बट मैथ्स में बहुत गंदा हूँ मैं. अच्छा. मैथ्स में बहुत ख़राब हूँ. आई गेस सारे आर्टिस्ट ही मैथ्स में ख़राब होते हैं. दूसरी वाली मैथ्स में अच्छे होते हैं. अच्छा. तो व्यूज़ वाले की बात कर रहे हो आप? व्यूज़ प्लस मनी मैथ. हाँ. तो उनमें आर्टिस्ट अच्छे होते हैं और बाकी मैथ में ख़राब होते हैं. वैसे भी मैंने तो देखा नहीं अभी तक मुझे कहीं काम नहीं आ रही. अच्छा. बट मनी मैथ काम आ रहा. इंटरेस्टिंग. फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है? फुटबॉल. फुटबॉल. कौन है फेवरेट फुटबॉलर? मेसी और रोनाल्डो. दोनों एक्चुअली ये डिबेट बहुत चलता है ना कि मेसी या हाँ, रोनाल्डो. मेसी, रोनाल्डो, मैं दोनों को देख के तेंदुलकर, कोहली. और हाँ सबसे ज़्यादा तो वैसे मैं जिसको सपोर्ट करता हूँ, जिसको दिल से देखता हूँ, सुनील छेत्री है. प्राउड टू बी इंडियन. और वो भी उनके ही लेवल के हैं यार. वो उनको उतना ही प्यार मिलना चाहिए जितना उन दोनों को मिलता है. तो सुनील छेत्री का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. देन मेसी और रोनाल्डो में से मैं एक को इसलिए नहीं चुनता कि मैं दोनों के लिए मेरा अलग पर्सपेक्टिव है. रोनाल्डो ने वो चीज़ अचीव करी मेहनत करके और मेसी हैज़ इट. मेसी को गॉड गिफ्ट है. सो मेसी जब खेलता है तो वो फ्लॉलेस है. वो फ्लो में खेलता है और आपको देख के मज़ा आता है. स्मूथ एकदम. बट रोनाल्डो में आपको एफर्ट दिखता है. ही इज गिविंग एन एफर्ट. और उसने इतनी मेहनत की. उसकी जो डेली रूटीन है, इतना जो वर्कआउट करते हैं, इतना जो फिट रहते हैं, सो वो इतनी मेहनत करके वो चीज़ ले रहे हैं. मेसी हैज़ दैट एज अ गॉड गिफ्ट. सो दोनों के अंदर दोनों को वो देखना चाहिए ना पैरेलली कि या तो आपके पास गॉड गिफ्ट है या आपने उसको मेहनत करके अचीव किया है. तो ये आपको लगता है सिंगिंग में भी होता है कि किसी में गॉड गिफ्ट है कि कोई मेहनत कर रहा है? गॉड गिफ्ट को लेके आपका क्या ओपिनियन है? गॉड गिफ्टेड कुछ होता है? डेफिनेटली मैं वही मानता हूँ खुद को गॉड गिफ्टेड. या जैसा मैंने आपको बताया कि 1 घंटे या 40 मिनट ही रियाज़ करता हूँ. देयर आर पीपल जो 12-12 घंटे रियाज़ करते हैं. अच्छा. तो गॉड गिफ्ट तो होता है, डेफिनेटली होता है. अरिजीत सिंह में दोनों है. अच्छा. वो गॉड गिफ्टेड भी है और वो मेहनती भी है.
तो लवली। हर जगह हर फील्ड में ये चीज़ काम आती है, गॉड गिफ्ट और मेहनत। तो आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ को लेके ज़्यादा ग्रो होते हो। अगर आप सिर्फ गॉड गिफ्ट पे डिपेंडेंट रहोगे तो भी काम नहीं चलेगा, आपको मेहनत एट द सेम टाइम करनी पड़ेगी। गॉड गिफ्ट आपको एक लेवल पे देता है, मेहनत आपको उससे भी ऊपर ले जाती है। आपको लगता है रेलेवेंट रहने के लिए इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना ज़रूरी है कि बिना इंस्टाग्राम कंटेंट भी चल जाएगा? उसके बिना भी चल जाएगा, बट वो रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्या है, क्या क्या अच्छा है? मान लो अगर इंस्टाग्राम नहीं है हाँ, तो फिर तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है आपकी ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए। इंस्टाग्राम है तो वो आपका ही प्लस पॉइंट है, आप अपनी ऑडियंस को जोड़ के रख सकते हो। यू विल नो कि उनके इश्यूज़ क्या हैं, उनको क्या चाहिए आपसे, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कौन से शो में क्या गाओगे, उनको कौन से गाने आपके सुनने हैं, किस तरह के गाने सुनने हैं, किस तरह की वीडियोज़ में आपको देखना है। तो उससे वो जानने में बड़ा ईजी है। तो सोशल मीडिया इस चीज़ में बड़ा हेल्प करता है। फिर आप कुछ ना कुछ अपने कंटेंट आप अगर उसमें डालते हो तो आपकी ऑडियंस उसको भी इंगेज करके उसके साथ भी आपको पता चलेगा कि यार मैंने जो डाला है वो क्या मेरी ऑडियंस को पसंद आ रहा है, क्या वो ग्रो कर रहा है, मुझे ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। तो सोशल मीडिया अच्छा है, पर अगर नहीं भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट, गॉट इट। वन लास्ट वर्ड फॉर ऑल योर फैंस, फैजियंस के लिए अगर आपके पास कोई मैसेज है, कुछ एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल देम ऑन दिस कैमरा, आप बता दीजिए। तो थैंक यू सो मच, इतना आप प्यार देते हैं हमेशा, मुझे भी और मेरे गानों को भी, और जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी काम मैं कर रहा हूँ, आप सबको इतना प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही बस प्यार देते रहे। और यही बोलता हूँ हमेशा कि अभी जो गाना आया है कभी शाम डले, प्लीज़ जाइए यूट्यूब पे और सर्च कीजिए कभी शाम डले, उसको देखिए, उसका लिरिकल वीडियो भी देखिए, जितने बटन होते हैं सारे दबा दीजिए डिसलाइक को छोड़ के, और कमेंट भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, रील बना दीजिए, टैग कर दीजिए, मैं शेयर कर दूँगा। और लव यू ऑल। लवली। और जाते जाते अगर आप एक गाना गा दे, लास्ट 2 लाइन कोई भी गाने का, आपका फेवरेट सॉन्ग, चलो आप ये बता दो कि आप अभी कौन सा गाना लूप पे सुन रहे हो, उसी वही गाने का 2 लाइन गा दो। एक तो सतरंगा है, सतरंगा, प्लस अभी जो 2 दिन पहले शाहरुख सर का है ओ माही। कौन सा गाना? ओ माही, ओ माही। डंकी ड्रॉप 5, बट अभी वो मुझे याद नहीं है तो मैं सतरंगा गा देता हूँ। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, जैसे हो पूरा चंद्रमा, ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां, ना तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, ये सुरमे के धारे बहते हैं नजरें बचा के, बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे, ओ बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, मन मातम और जिंदा है ये इश्क रे। खूबसूरत भाई, खूबसूरत। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। आई होप आपको मज़ा आया। बहुत। शो का फॉर्मेट लास्ट मैं शुरू में ये बोल रहा था कि कोई फॉर्मेट नहीं है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमने डाल रखा है। हाँ। तो ये है कि मैं शुरू से क्वेश्चंस पूछते आ रहा हूँ आपको। वन लास्ट थिंग इज, यू आस्क मी वन क्वेश्चन एंड वी रैप इट। तो जो भी आपके मन में सवाल है, हालांकि मेरे ऊपर है मैं आंसर करूँ ना करूँ, बट आप पूछ लो आपको जो पूछना। ठीक है। आपको क्या लगता है कि, नहीं ये नहीं पूछता यार, सवाल पूछना बड़ा मुश्किल है, आप कैसे कर लेते हो? बताओ बताओ, पूछो, कुछ भी पूछ लो। ठीक है, तो मैं जैसे ये लाइन मुख में चलाएंगे कि कैसे कर लेते हो, कैसे कर लेते हो, कैसे कर लेते हो, बताओ भाई। तो India's most candid podcast, guys, the Chill Hour Pod. जो भी मन में आ रहा है, मन में ही तो नहीं आ रहा मन कुछ भी, आपने अपना ड्रीम गेस्ट तो बता दिया। हाँ जी। आपका ड्रीम गेस्ट से सबसे टॉप का सवाल क्या रहने वाला है? अच्छा अच्छा,
ये मैं क्यों बताऊँ अभी आपको, ये मैं गेस्ट को पूछा पूछूं? ना, इसलिए आपने ही दिया है मुझे यार तो task। माय ड्रीम गेस्ट, कपल ऑफ गेस्ट्स आई मेंशनड, MS धोनी सर है, हर्षा भोगले सर है, धोनी सर के लिए बता दीजिए। धोनी सर के लिए बता देते हैं। यार मैंने कुछ सोचा नहीं अभी तक, बट आई थिंक वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई हैव एंड आई थिंक ही इज आंसर्ड दिस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट मेरे दिमाग में यही है कि कितना ही कुछ हो जाए फील्ड पे, वो उनके माथे पे एक शिकन नहीं रहती। तो वो क्या He is the राज है, planner। वो क्या मैं बताता हूँ, वो he is the planner। मैं ये मानता हूँ कि पूरा मैच वो प्लान करके रखते हैं। भाई एक कुछ तो ऐसा हुआ था, आई थिंक 2019 वर्ल्ड कप की बात है, वेर इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था उसके पहले आई थिंक बाकी सारी टीम प्रैक्टिस कर रही थी और ये जनाब अंदर ड्रेसिंग रूम में बैठ के वीडियोस देख रहे थे, एनालाइज कर रहे थे कि कौन सा बॉलर ऐसे बॉलिंग करता है, कौन सा बैट्समैन ऐसे बैटिंग करता है। तो ये तो है भाई। तो आई थिंक व्हाट डज ही डू दैट नन ऑफ द अदर इंडियन कैप्टन्स हैव बीन एबल टू डू। तो मे बी कोई स्पेशल प्रेपरेशन है या कुछ है, या फिर वो फ़ोन क्यों नहीं यूज़ करते, वो उनका रूम हमेशा होटल में रूम क्यों खुला रहता है। ये सर्टन सवाल जो मेरे दिमाग में बहुत मेरे को भी चुल है भाई कि ये जानना है मेरे को बड़ी चीज़ें। सो ये सब कुछ क्वेश्चंस है, आई एम श्योर व्हेन वी हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द MS धोनी, आई एम श्योर वील आस्क हिम दैट क्वेश्चन। बट या वो इंशाल्लाह हमने दुआ भेज दिया, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर होगा डेफिनेटली। बट थैंक यू सो मच फैज फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। आई होप यू हैड फन। जनता को आप सब्सक्राइब करने बोल दो, मेरी बात वो सुनते नहीं है। आप बोल दो, दीपक पारिक मेरे मेरे चैनल का नाम है, और उनको आप बोल दो कि सब्सक्राइब कर दे, और सारे बटन जो भी आपने बोले थे वो इधर डिसलाइक के अलावा। हाँ तो गाइज, दीपक पारिक जो चैनल है भाई का, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी लोगों में। और चैनल जो ऐसे होते हैं जिनमें पॉडकास्ट होती है और नॉलेजेबल चीज़ें होती है, इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हर फील्ड की नॉलेज मिलेगी यहाँ पर, और ढेर सारा प्यार बरसा दीजिए। और डिसलाइक बटन ना दबाएं। हाँ, वो आई मत विल दबाना बस। पुट ऑल ऑफ फैज़'s चैनल्स एंड लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिंडर, बम्बल जो भी है मैं डाल दूंगा, आप प्लीज़ जाके देखें, फॉलो करें, एंड या स्टे ट्यून्ड, वी कम अप विथ each new episode every Fridays at 6 p.m. on our YouTube. Please subscribe, and I'll see you guys next Friday at 6 p.m. Thank you so much. Cheers. It's a wrap.